अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है और 10 दिन में चीनी की कीमत 70 रुपए फी किलो करने का हुक्म दे दिया है। शुगर कमीशन की रिपोर्ट को आए 21 दिन हो गए हैं, मगर आज भी मार्केट में चीनी की कीमत 85 रुपए तक है। हालांकि शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम टैक्सेस और मिल मालिकान का मुनाफा मिलाकर भी एक फैक्ट्री कीमत 63 रुपए 13 पैसे होनी चाहिए। अब यह मामला अदालत में उठाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर मिल मालिकान की दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि कमीशन ने क्या बताया कि आम सारिफ के लिए चीनी की कीमत क्यों बढ़ी। चीनी आम आदमी की जरूरत है, हुकूमत को भी इस हवाले से ही इकदाम करने चाहिए। सादा सी बात है कि ये आम आदमी का बुनियादी हक है। अदालत के पूछने पर मखदूम अली खान ने बताया कि चीनी की कुल पैदावार का 30% अवाम इस्तेमाल करती है, 70% कमर्शियल इस्तेमाल होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि रियासत को फिक्र भी इसी 30% तबके की होनी चाहिए थी, 70% कमर्शियल इंडस्ट्री की नहीं। शुगर मिल मालिकान के वकील ने अदालत को बताया कि इंक्वायरी कमीशन का मकसद आम आदमी को रिलीफ मुहैया करना नहीं, बल्कि चीनी के कारोबार से मुंसलिक अफराद का मीडिया ट्रायल था। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब के जरिए शुगर मिल्स मालिकान का मीडिया ट्रायल कराया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि 2 साल पहले चीनी की कीमत क्या थी। शुगर मिल मालिकान के वकील ने जवाब दिया कि नवंबर 2018 में चीनी की कीमत 53 रुपए फी किलो थी। उस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2 साल में चीनी 85 रुपए फी किलो हो गई। समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हम चीनी की कीमत से मुताल्लिक हुकूमत को नोटिस करके पूछ लेते हैं। जब तक हुकूमत का जवाब नहीं आता उस वक्त तक आप 70 रुपए फी किलो चीनी बेचें। अगर आपको शर्त मंजूर है तो हम आइंदा समाअत तक हुकूमत को कार्रवाई से भी रोक देते हैं। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या वफाक अदालत के ऑप्शन की मुखालफत करेगा, तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुखालफत नहीं करेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह अदालत उमूमी तौर पर एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। यहाँ पर मफाद आमा का सवाल सामने आया है। जिस मकसद के लिए कमीशन बना था वो एड्रेस ही नहीं हुआ। कमीशन को आम आदमी को चीनी की सहूलत फराहम के लिए कुछ करना था, लेकिन नहीं किया। यहाँ हर जगह माफिया है। पेट्रोल की कीमत कम हुई तो पेट्रोल गायब हो गया। अदालत ने इब्तिदाई दलाइल सुनने के बाद हुकूमत को शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। साथ ये हुक्म भी दे दिया कि आइंदा समाअत तक मुल्क भर में चीनी 70 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जाए। सिर्फ चीनी की कीमतों में कमी पर ही नहीं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के बैरून मुल्क जाने पर भी आज अपोजिशन की तरफ से एतराज़ उठाया गया। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे क्योंकि आज उस्मान बुज़दार के इस्तीफे का भी मुतालबा किया गया है। मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, जिनका आज समाअत में जिक्र भी रहा, मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म बराए साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया। शहजाद अकबर साहब, आपने ट्वीट किया कि आप अपील करेंगे इस फैसले को जो स्टे ऑर्डर हुकूमत की तरफ अदालत की तरफ से 10 दिन का दिया गया कि 70 रुपए की चीनी करें। हालांकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने माना था, उसके बावजूद आप चैलेंज करेंगे इसको? देखिए शाहजेब, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है कि अदालत आलिया ने ये हमारे ही मौक़िफ़ के साथ एक किस्म से तायद की है कि असल मसला तो सारिफ को चीनी की कम कीमत पे फराहमी है और उसके ऊपर उन्होंने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटर्मिन की गई है उससे करीब तर बना के 70 रुपए पे कहा प्राइस फिक्स कर दें। जहाँ पे जिस चीज़ से हमें एतराज़ है और बसद एहतराम अदालत आलिया का कि आपने जिस एक्शन से रोक दिया कि इनके खिलाफ एक्शन कोई नहीं होगा, तो फिर ये लाजम है कि अब शुगर मिल एसोसिएशन वाले लाजम बनाएं कि चीनी 70 रुपए पे मार्केट में अवेलेबल हो। मेरा अपनी ज़ाती राय ये है कि ये शायद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वो एक अपनी तरफ से समझेंगे कि जी अदालत ने कह दिया है। अब मैंने भी शॉर्ट ऑर्डर देखा है, उसमें तो कहा हुआ है कि आप इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। जब एक्शन नहीं लेंगे तो हम किस तरह से चीनी को 70 रुपए पे ला सकेंगे बगैर एक्शन लिए हुए। मैं ये समझता हूँ कि शुगर मिल एसोसिएशन फिर इसी अदालती फैसले का एहतराम करते हुए सबसे पहले अपने ब्रोकर्स के साथ मिलकर चीनी की कीमतों को नीचे लाए, क्योंकि देखिए जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट है वो वाज़े तौर पे सबूत देती है कि एक नेक्सस है शुगर के ब्रोकर्स और मिल्स का आपस में। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी होगा। जहाँ तक इस ऑर्डर की है तो हमारी लीगल टीम इसका जायज़ा ले रही है और मैंने आज जिस तरह अपनी ट्वीट में भी कहा है कि हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। अब वो शायद हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही करें या सुप्रीम कोर्ट में करें, इसका फैसला भी सुबह तक हो जाएगा। लेकिन ये लाजिम है कि हम इस जो स्टे ऑर्डर है उसको भी चैलेंज करेंगे, बिकॉज हमने बड़ी मेहनत करके 4-5 माह में ये चीज़ एक खड़ी की है, एक डिटर्मिनेशन हुई है एक चीज़ की। और अब उसके ऊपर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट ने किसी के ऊपर कोई किसी को हथकड़ियाँ नहीं लगा दी, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं कर दिया।
एक्शन होना है उन फैक्ट्स की रोशनी में जो कमीशन ने ढूंढे हैं। अब हर इदारा अपनी स्टैट्यूटरी डोमेन के अंदर काम करेगा, चाहे वो एंटी करप्शन हो सूबे की सतह पे या वफाक की सतह पे, नैब हो, FIA हो, SCCP हो, FBR हो, उन्होंने काम करना है अपनी स्टैट्यूटरी। उसमें अगर किसी को ये लगता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है या उसके खिलाफ गलत फैक्ट्स का डिटर्मन हो रहा है, उस चीज को वो जरूर चैलेंज कर सकता है। लेकिन शुगर कमीशन की चीज को चैलेंज करना और ये कहना जी कि इस पे स्टे ऑर्डर कर दें, इसकी कोई मुझे खास मंतक समझ नहीं आती। और मैं बड़ा थोड़ा सा मुझे कानून के बारे में इल्म है, और जैसे ही वफाक का मौक़िफ़ अदलिया के सामने जाएगा तो आई एम श्योर कि ये स्टे वेकेट कर दिया जाएगा। साहब मगर टाइम बाउंड है, 10 दिन का तो स्टे है। 21 दिन रिपोर्ट को आए हुए हो गए, चीनी की कीमत 85 रुपए है। 10 दिन का कहा है कि आप एक्शन ना लें, और 70 रुपए शुगर मिल मालिकान ने एग्री किया है कि वो करेंगे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी किया। तो 10 दिन के स्टे पर भी आपको एतराज है कि नहीं होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं शाहजेब कि सुबह 70 रुपए की हो जाए तो हम 10 दिन कोई एक्शन नहीं लेते। 10 दिनों बाद हम अदालत में जाके अपना जो मौक़िफ़ है, जो हमें इससे रिटन कमेंट्स भी हैं इनकी पिटीशन के ऊपर, वो जमा करा देंगे। जो इसमें कुछ कानूनी नुक्ते भी उठाए गए हैं उसका जवाब भी दे दिया जाएगा। लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि हम एक्शन भी ना लें और फिर यकीनी भी बनाएं कि शुगर की कीमत 70 रुपए हो। वो फिर हुकूमत के पास, देखिए अब ये तो हो नहीं सकता कि हम कहेंगे कि आप चीनी 70 रुपए की कर दें। आपके पिछले प्रोग्राम में ही आपने मिसाल दी थी, शायद 82 रुपए की उन्होंने यूटिलिटी स्टोर को 6 लाख या 3 लाख टन चीनी बेची। तो एक तरफ तो वो वाली बदमाशी का माहौल है, दूसरी तरफ अब वो इस फैसले के ऊपर कहेंगे, अच्छा अब होगा ये, मैं आपको भी से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वो मिल वाले कहेंगे जी देखें मार्केट के अंदर तो हमारा कोई रोल नहीं है, पिटीशन में सारे गए हुए मिल वाले, ब्रोकर तो कोई नहीं गया हुआ। अब ब्रोकर के ऊपर इस पिटीशन का हम कैसे उसके ऊपर लागू करेंगे, जबकि जो हमारा एक्शन मैट्रिक्स है उसके ऊपर एक्शन सिर्फ शुगर मिल वाले के ऊपर नहीं है, ब्रोकर के ऊपर भी है, मिडिल मैन के ऊपर भी है, सट्टे वाले के ऊपर भी है। तो ये सारी चीजें हम अदालत के सामने रखेंगे। मैं ये भी समझता हूँ क्योंकि जब जारी बात है एक साइड जाती है अपना आर्ग्यूमेंट करती है तो उसको अपनी तरफ के फैक्ट्स बताती है, अपने फेवर के फैक्ट्स बताती है, वो पूरी पिक्चर अदालत के सामने नहीं रखती। तो जैसे ही हम रखेंगे तो अदालत की तरफ से तो मुझे ख्याल है कि हमारे ही मौक़िफ़ की तायद होगी। लेकिन 10 दिन में हम तो पूरी अपनी कोशिश करेंगे, वफाक जो भी उस स्टे ऑर्डर को सामने रखते हुए बाकी चीज़ों को, कि हम किस तरह से इसकी कीमतों को 70 रुपए या शायद इससे भी नीचे लाने की कोशिश करें। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट ने एक कीमत रख दी है, तो अब तो हम 70 रुपए तक तो लाने की कोशिश करेंगे अगले 10 दिनों में। मगर आपने कैसे, आप जो कह रहे हैं कि ब्रोकर्स का ये बहाना बना देंगे, अब कैसे बनाएंगे ये? आपने हमारे पिछले शो का हवाला दिया तो उसमें हमने हकाइक रखे हैं कि यही शुगर मिल मालिकान 76 रुपए की बिस्किट बनाने वाली, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों को बेचते रहे हैं चीनी। हमने हकाइक रखे हैं कि यही 79 रुपए से 82 रुपए तक यूटिलिटी स्टोर को भेजते रहे। ये पूरा डेटा आपके पास है, ऑफिशियल डेटा आपके पास मौजूद है। तो ये कैसे कहेंगे कि नहीं हमने तो सस्ती बेची थी, बीच में मिडिल मैन ने या ब्रोकर ने बढ़ा दी? ये पूरा ऑफिशियल डेटा मौजूद है कि कितने रुपए की बेचते रहे। देखिए बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, ये नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर तो जो दीगर शवाहिद भी हैं। मिसाल के तौर पे भी आपने बताया ये 76 रुपए की चीनी जो है ये मुख्तलिफ बिस्किट वालों को या ये कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग में दे रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर को ज़्यादा दी है, जबकि टैक्स की मद में पैसे कम अदा किए जा रहे हैं, उसके लिए एक्स मिल प्राइस और दिखाई जाती है। जब यूटिलिटी स्टोर ने टेंडर्स किए तो उसमें भी बिकॉज ये कार्टेलाइजेशन है, अब वो कार्टेलाइजेशन के ऊपर जो एक्शन होना है उससे भी, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने जब एक एक्शन लेना है तो सबसे बड़ी मसला ये आता है कि जब आप एक नोटिस इशू करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं तो उसके ऊपर स्टे आता है। अब ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन है कि जब एक्शन लिया जा रहा है तो उसके ऊपर स्टे आ रहा है। एक लिहाज से हम समझते हैं कि हमारी विक्ट्री है, हमें ये 10 दिन का टारगेट मिल गया है। अब तो ये 70 रुपए की चीनी इनको लानी पड़ेगी, क्योंकि एक तो ये खुद इन्होंने 10 दिन बाद आके अदालत को जवाब देना है कि इनका क्या किरदार रहा है। लेकिन हुकूमत, वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों को हुक्म हुआ है कि आप इस कीमत को 70 रुपए पे लेके आए, तो हम इसको 70 रुपए के ऊपर लेके जाने के लिए काम शुरू कर रहे हैं और उस लाइट में कर रहे हैं। साहब आज अपोजिशन ने सवाल उठाया, एक तो उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा मांगा है, दूसरा जहांगीर तरीन साहब के बाहर जाने पर सवाल उठाया। तो उस्मान बुज़दार साहब से ये नैब ने पूछ के बताना है अवाम को कि भाई रिपोर्ट कहती है कि आपके ऊपर एक सियासी असर रसूख इस्तेमाल हुआ जिसकी वजह से आपने सब्सिडी दी उन लोगों को जो आप पर सियासी असर रसूख इस्तेमाल कर सकते थे। अब सबसे ज़्यादा जहांगीर तरीन साहब को दी, खुसरो बख्तियार साहब के भाई को दी, इन ग्रुप्स को दी। तो ये तो पूछ के कम से कम वज़ीर आज़म बता सकते हैं कि उस्मान बुज़दार पर किसने सियासी असर रसूख इस्तेमाल किया था। इसके लिए तो नैब की जरूरत नहीं है। देखें दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो ये है कि RYK ग्रुप और JDW ग्रुप दोनों को उनके साइज़ के मुताबिक वो सब्सिडी लेते रहे हैं। ये रिपोर्ट के अंदर ही बड़ा वाज़ेह है कि माजी में भी
ये सबसे ज़्यादा सब्सिडी इन दो ग्रुप्स को मिलती रही है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करते हैं, इनका साइज ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, ये बड़ी मिलें हैं, ये बड़े ग्रुप्स हैं। मगर माजी के मुकाबले में उस्मान बुज़दार ने मार्केट साइज से ज़्यादा सब्सिडी दी। पिछले 3 साल का डेटा देखें, इन दोनों ग्रुप्स को मिला के 28% सब्सिडी ली और उस्मान बुज़दार साहब ने 40% से ज़ायद इन दोनों को सब्सिडी दी। दोनों का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो फिर तो ज़्यादा बड़ा सवाल उठता है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, एक्सपोर्ट थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस के ऊपर। इस एक्सपोर्ट सब्सिडी का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे या जो कंडीशंस थी वो डिफरेंट नहीं थी पिछली सब्सिडी से। मैं ये समझता हूँ पंजाब की हद तक जो इसमें कोताही है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की डिटर्मिनेशन ना करना है। अब उस चीज़ के ऊपर हमने यही चीज़ मामला दे दिया नैब को कि इसमें अगर देखें दो चीज़ें हैं, अगर तो कोई डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी है और एक चीज़ करनी इस तरीके से चाहिए थी, नहीं तो उसको वो उस तरह से देखें। और अगर इसमें कोई करप्शन भी है, देखिए एक तरफ 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी है और दूसरी तरफ 20 अरब रुपए की सब्सिडी है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है शाहजेब। मगर इस सब्सिडी के बारे में आपके बनाई हुई कमेटी ने कहा है कि सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके ली गई है। तो वजीर आजम ने कहा था कि सबसे पहला एहतसाब मेरा और मेरी काबीना का होगा। वजीर आजम कहते थे कि जो हुकूमत में उसको पहले इस्तीफा देना चाहिए, फिर इल्ज़ाम साफ करके फिर वापस ओहदा लेना चाहिए। मगर उस्मान बुज़दार के लिए क्या स्टैंडर्ड अलग हो गए हैं अगर अब उन पर इल्ज़ाम लगाए? नहीं, देखिए उन्होंने इस चीज़ की मिसाल भी कायम कर दी। उन्होंने पूरे 29 अरब रुपए की सब्सिडी का केस नैब को भिजवाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमारे 2.5 अरब छोड़ दें, पिछले माजी का करें, सारा मामला नैब को भिजवा दिया। अब इसमें मेरी एक अर्ज सुन लीजिए। देखिए, जो अगर आप सियासी असर रसूख की बात कर रहे हैं, वो सियासी असर रसूख है शुगर मिल एसोसिएशन वालों का। और आज आप अगर पिटिशनर की लिस्ट उठा के देख लें तो आपको वाजे हो जाएगा कि इनकी कोई पार्टी नहीं है, किसी एक पार्टी से वाबस्तगी नहीं है। ये हर दौर में हर पार्टी में सदाबहार हैं। ये शहजाद अकबर साहब, जब शाहिद खान अब्बासी की सब्सिडी की आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि सुलेमान शहबाज के कहने पे सब्सिडी दी, हालांकि उन्होंने भी सबसे ज़्यादा सब्सिडी जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के ग्रुप को दी। मगर जब उस्मान बुज़दार की सब्सिडी की बात आती है, हालांकि उन्होंने सुलेमान शहबाज की शुगर मिल को कोई सब्सिडी नहीं दी, सारी की सारी ज़्यादातर शुगर जो सब्सिडी है वो आपके तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को दे दी। तो फिर ये पूरा का पूरा शुगर मिल बन जाती है। ये डबल स्टैंडर्ड है सर। देखें, ये तो कमीशन की राय थी कि उनके ऊपर सियासी असर रसूख किसी, ये आपकी उसकी इंटरप्रिटेशन है कि किसी सियासी जमाती, या आप कहना चाहते हैं जहांगीर तरीन साहब ने कोई यूज़ किया, उनके पास तो कोई पार्टी का ओहदा नहीं था। हम ये समझते हैं और ये उनका कहना भी है। और दूसरी बात ये है कि ये वाली अब एक्सप्लेनेशन देखें, हमने तो ये मिसाल कायम की अपने एहतसाब के लिए कि अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उनके जो दी हुई सब्सिडी का रेफरेंस है वो हमने नैब को भेज दिया कि आप इनको उसी तराजू से तोलें जिससे आप शाहिद खान अब्बासी, शहबाज शरीफ या उससे पहले के जितने सब्सिडीज दिए हुए हैं उसको तोलें, और एक इंडिपेंडेंट फोरम को दे दिया। अब जहां तक ये बात है कि आपके ऊपर सियासी रसूख किसका इस्तेमाल हुआ, उनका ये कहना है, उनका कमीशन के सामने भी ये कहना था कि ये आपकी पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं कि बार आपको किसान को खड़ा कर दिया जाता है, उसका गन्ना क्रश करने के लिए उससे गन्ना खरीदा नहीं जाता। ये वो वाली सियासी कंपल्शन है। हो सकता है शायद खान अब्बासी साहब की भी कंपल्शन हो। मगर उस्मान बुज़दार की बात आए तो किसानों की कंपल्शन हो गई है, वरना आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि सुलेमान शहबाज ने शाहिद खान अब्बासी से दिलवाई। और उस्मान बुज़दार कि जहांगीर तरीन साहब से क्या ताल्लुक है? तरीन साहब का ताल्लुक तो इमरान खान साहब से था, उनकी दोस्ती थी, फंडिंग पार्टी को वो करते रहे। तो यहाँ कोई कनेक्शन नहीं बनता है उस्मान बुज़दार, इमरान खान, जहांगीर तरीन? मेरी बातों से आप हरगिज़ ये मतलब ना लें कि मैं ये कह रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब या पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके से बरी-उज़्ज़िम्मा है। मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम सब्सिडीज़ का मामला जो है वो एक साथ नैब के सामने रख दिया है कि इसको एक ही तराजू से तोलें। हम बरी-उज़्ज़िम्मा नहीं कर रहे। अगर मैं ये कह दूँ बरी-उज़्ज़िम्मा कर रहा हूँ तो मैं तो, मेरा ख्याल है, खुद अपनी हुकूमत के साथ और अपनी इस कमीशन की रिपोर्ट के साथ ज़्यादती कर रहा हूँ। हमने तो कहा इनको सेम तराजू से तोलें और सबको। इसमें ये तो नहीं हो गया कि आज सलमान शहबाज या वो शायद खान अब्बासी साहब इस पे चार्जशीट हो गए या दूसरे लोग चार्जशीट हो गए। बाकी जो मैं उनको जवाब देता हूँ उनके सवालों के जवाब देता हूँ जो वो मुझसे सवाल करते हैं। सर, मगर इमरान खान साहब के जो स्टैंडर्ड थे कि जिस पर इल्ज़ाम लगे हुकूमत में हो तो इस्तीफा दे, अपना नाम साफ कराए और वापस ओहदा संभाल ले, वो अपोजिशन में रह के और दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं होते हैं। खुसरो बख्तियार के लिए नहीं होते हैं, उस्मान बुज़दार के लिए नहीं होते हैं। स्टैंडर्ड अलग हो जाते हैं उनके। दो चीज़ें शाहजेब, एक चीज़ मैं बड़ी क्लैरिफाई कर दूँ। ये मामला अब कहीं और भी चल रहा है। जो खुसरो बख्तियार साहब का नाम बार बार आ रहा है, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन एक वजह से करता हूँ। खुसरो बख्तियार साहब का कोई इंटरेस्ट शुगर इंडस्ट्री के अंदर नहीं है।
उनके एक भाई हैं जो सियासत में नहीं हैं, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं RYK के अंदर। ये बड़ी कैटेगोरिकल चीज़ है। मैं ना उनका साथ दे रहा हूँ ना उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ। नहीं, मगर यही बात जब अपने बच्चों के लिए आप शहबाज शरीफ की नहीं मानते तो अपने भाई के लिए खुसरो बख्तियार की क्यों मान रहे हैं? उससे पहले कि जो खुसरो बख्तियार की पर TTs के जरिए जायदाद बनाने का इल्ज़ाम लगा उसकी तहकीकात ना हो जाए, जो खुसरो बख्तियार की जायदादें बढ़ने का इल्ज़ाम लगा उसकी तहकीकात ना हो जाए, कैसे उनका केस नैब ने मुल्तान से लाहौर ट्रांसफ़र कर दिया और नैब के तर्जुमान से हमने पूछा तो उन्होंने कहा मेरे तो इल्म ही नहीं है, उनके भी तो असासों की तहकीकात हो जाए, फिर आप उनको ये क्लीन चिट देंगे? ऐसी फेस वैल्यू पर उनकी बात क्यों मान रहे हैं आप? कोर्ट शाहजेब, उसमें तो अब लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म भी आ चुका है खुसरो साहब के केस के बारे में कि उसको आप इंक्वायरी को कंप्लीट करें, और वो नैब उसके ऊपर बिल्कुल काम कर रहा होगा और उसमें मुनासिब यही होगा क्योंकि खुसरो साहब के बारे में केस है, वो आए, वो आपके प्रोग्राम पे आए या किसी और प्रोग्राम पे आके उसको खुद जवाब देते। मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप ये बात करें कि ट्रांसपेरेंट तरीके से तय हो रही है तो अब तो कोई भी इंक्वायरी अगर ना हो रही हो तो लोग अदालत चले जाते हैं। वो भी उसमें उस केस में भी पिटिशनर को ये शक था कि शायद ट्रांसपेरेंट नहीं हो रही तो वो अदालत में चला गया और अदालत ने एक हुक्म जारी कर दिया। दूसरा सवाल जो अपोजिशन उठाया वो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कि पहले जहांगीर तरीन साहब को यहाँ से चार्टर्ड प्लेन में निकाला गया, फिर अगले दिन आपने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और फिर एक्शन का ऐलान किया गया। ये आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उठाया है, इसके अलावा अपोजिशन उठा रही है सवाल। नहीं देखें, वो तो ये तो मैं समझता हूँ ये कि सिर्फ वो एक अल्फाज की जादूगरी करने की कोशिश करते हैं। क्या कमीशन ने इसके अंदर किसी और बंदे को ECL में डाला या ECL से निकाला, ये एक बड़ी मजाका खेज बात है। कमीशन की जो रिपोर्ट एक एग्जेक्टिव ने कमीशन बनाया हुआ है उसके पास इख्तियार ही नहीं है। अभी तो कमीशन ने जो अपना थोड़ा सा काम किया है उसके ऊपर पूरी दुनिया के लोग चले गए हैं इकट्ठे होकर, हर जमात का बंदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जिन्होंने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस से बाहर काम किया है। अब मुझे बताइए, अगर कमीशन कहता है इनको ECL में डाल दें तो उन्होंने कहना था भाई ये तो आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर था ही नहीं, तो वो तो बिल्कुल ही एक मजाका खेज बात है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जहांगीर तरीन साहब बाहर चले गए तो उनकी मिलने को साथ लेके चले गए हैं। आपने उनसे इस चीज़ में क्या करना है? आपने रिकवरीज करनी है, वो चीज़ें तो यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें से हो सकती है। आज वो पिटीशन का भी शायद हिस्सा थे, पिटीशन में भी गए हुए थे, तो वो तो अपनी लायबिलिटी से हट नहीं सकते। अब तो खुद अपने आप को कोर्ट के सामने ले आए हैं। ये स्टैंडर्ड आप सुलेमान शहबाज पर क्यों नहीं अप्लाई करते? उनके लिए तो आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वो मुल्क से भाग गए, अब केस कैसे आगे बढ़ाएं, तहकीकात कैसे करें। वो भी अपना साथ बिजनेस नहीं ले गए हैं, मिले यहीं हैं, बिजनेस यहीं है उनका भी। दोनों के खिलाफ केस डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर है। अभी JDW, RYK या कोई और ग्रुप, चाहे उसमें अल अरेबिया हो, उसने सब्सिडी की टर्म्स को वायलेट किया है, उसने नैब का कोई ऑफेंस कमिट किया है, इसकी डिटर्मिनेशन अब नैब की इन्वेस्टिगेशन करेगी। उन्होंने टैक्स की मद में कोई चोरी की है, कम दिया है, नहीं दिया, उसका मामला FBR डिटर्मिन करेगी। अब कमीशन की दस्तरस से चीज़ बाहर चली गई है। अब उन इदारों के साथ कमिश्नर्स ने तो सिर्फ आपको पॉइंटर्स दे दिए हैं। अब अगर नैब ये समझता है, नैब अगर कल ये रिक्वेस्ट करे कि जहांगीर तरीन साहब का नाम ECL में डाल दें या बिल फर्ज वो वापस नहीं आते तो उनके लिए एक्स्ट्रेडिशन फाइल कर दें और वफाकी हुकूमत ना करे, फिर आप हमसे जरूर सवाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तो मैं समझता हूँ अभी तो कोई फोरम ही नहीं है, कोई ऐसी चीज ही नहीं आई कि उनका नाम डाल दिया जाए। तो ये अपोजिशन जरूर इसके ऊपर सियासत कर रही है। बाकी वो खुद समझते हैं। आज पिटीशन के अंदर पार्टीज देख लें तो आपको पता चल जाएगा ये मुतहद्दा माया पार्टी है जो सारी इकट्ठी हो गई है, उसके अंदर सारे जो मनी क्लास है वो एक साथ आ गई है। तो अब उसके बाद ये कह देना जी कि हमने उनको भगा दिया, मैं ये समझता हूँ शायद ये मशवरा इन्होंने दिया। बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे हैं सारे के सारे एक हैं, शुगर माफिया एक है, तहरीक इंसाफ को भी बात समझ में आ गई। प्रोग्राम एक ब्रेक, एक और माफिया सर उठा रहा है, फ़ायदा भी उठा गया है, हुकूमत कह रही कार्रवाई करेंगे और वो है पेट्रोल माफिया। बात करेंगे ब्रेक के बाद। आज वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम उमर अयूब ने पेशावर हाई कोर्ट को यकीन दिलाया कि हुकूमत पेट्रोल माफिया के खिलाफ एक्शन ले रही है। समाअत के दौरान जस्टिस कैसर रशीद ने वफाकी वजीर पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि अवाम तकलीफ में है, हुकूमत बेफायदा इजलास कर रही है। एक तरफ कोरोना वायरस है, दूसरी तरफ आटा, चीनी और पेट्रोल का बहरान है। ये क्या हो रहा है? हुकूमत क्या कर रही है? पेट्रोल पंप्स पर कोरोना के हवाले से SOPs का ख्याल तक नहीं रखा जा रहा। जस्टिस कैसर रशीद ने वफाकी वजीर से पूछा कि हुकूमत इस मामले पर रद्द अमल क्यों नहीं दे रही? अवाम को शदीद मसला है, इसलिए आपको बुलाया। इस पर वफाकी वजीर उमर अयूब ने जवाब दिया कि पेट्रोल बहरान की असल वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी और माफिया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जिस वक्त कैसर रशीद ने कहा कि अवाम का मसला हल करे, क्योंकि आप वज़ीर आज़म नहीं बल्कि अल्लाह के आगे जवाबदेह होंगे। जिस कैसर रशीद ने अपने रिमार्क्स में मजीद कहा कि हम नैब के चेयरमैन की कारकर्दगी से भी खुश नहीं हैं, उन्हें बता दें।
अदालत ने 3 दिन के अंदर बहरान खत्म करके तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत जारी करते हुए 17 जून तक समाअत मुलतवी कर दी है। फौरी तौर पर हुकूमत किस तरीके से पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाएगी। नदीम बाबर साहब, मोहम्मद खुर्शी वज़ीर आज़म बराए पेट्रोलियम हमारे साथ मौजूद है। नदीम बाबर साहब बहुत शुक्रिया। नदीम बाबर साहब, 21 दिन का स्टॉक होना चाहिए था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास, उन्होंने नहीं रखा, उनकी जिम्मेदारी है। अगर होल्डिंग की, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की आप छापे मार रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, मगर हुकूमत कैसे बरी उस जिम्मा है? पोर्ट पर क्या इस वक्त सूरत हाल है पेट्रोल की? कितना सड़कों पर इस वक्त ट्रांसफ़र हो रहा है? कितना रिफाइनरीज में है? कितना मुख्तलिफ गोदामों में मौजूद है? पूरा डेटा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास जाता है। आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी थी, मॉनिटरिंग रखते, इस बात को यकीनी बनाते कि पेट्रोल की फराहमी हो। आप कैसे बरी जिम्मा है? नहीं, ऐसे नहीं है शाहज़ेब भाई। मैं आपको सिर्फ 2 नंबर रिपीट करूंगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जून 2019 के महीने में मुल्क की टोटल सेल्स 6,18,000 टन मोटर गैसोलीन पेट्रोल की थी। हमने इस जून 20 में 8,47,000 टन की अरेंजमेंट की हुई है, लोकल रिफाइनरीज एंड इंपोर्ट्स मिला के। पिछले साल इसी महीने के मुकाबले में 37% ज़्यादा हमने अरेंज किया हुआ है, क्योंकि हमें एक कंसर्न ये था कि प्राइस लो होगी, लॉकडाउन ख़त्म हुआ होगा तो डिमांड थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन इसके बावजूद जो हमें नज़र आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि होर्डिंग हो रही है और हमें उस होर्डिंग को एड्रेस करना है। अगर आप इस वॉल्यूम को देखें जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने 37% ज़्यादा अरेंज किया कंपेयर टू सेम मंथ लास्ट ईयर। तो गवर्नमेंट ने अपना अरेंजमेंट रखा हुआ था एक्सपेक्टिंग कि कुछ बढ़ेगा डिमांड को, लेकिन 37% बढ़ना ये नेचुरल नहीं है और इसमें क्लियरली होर्डिंग है। मतलब अगर आपके पास इतना सारा स्टॉक मौजूद है और वक्त पर एक्शन लिया और सिर्फ होर्डिंग मसला है, तो ऐसा क्यों है कि सिंध में तो स्टॉक मौजूद है मगर पंजाब में स्टॉक बहुत ज़्यादा कम है 20 दिन के मुकाबले में जो कि सिंध में मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में तो शॉर्टेज है, वहाँ पर पेट्रोल पंप्स बंद हुए हैं। पंजाब में भी कहीं कहीं ये मामला है। तो सप्लाई चेन कहीं ना कहीं तो मुतासिर हुई है, कमी कहीं ना कहीं तो हुई है जिसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। देखिए, जितना इम्पोर्ट हो रहा होता है ना, वो इम्पोर्ट हो के आ रहा है कराची। हमें ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है कराची पहुंचा है, वो कराची से आगे इन टाइम एंड इन सफिशेंट वॉल्यूम्स मूव नहीं किया गया इन मैनी केसेस। कराची में मौजूद है और चूँकि कराची में मौजूद है इसलिए वहाँ इतनी शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगा। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड भी है, वो ये कि जो नॉर्थ को फीड करता है ना सारा, वो आप समझ लें अटक रिफाइनरी है जो नॉर्दर्न मोस्ट रिफाइनरी है, उधर से जो निकल रहा प्रोडक्ट वो फीड होता है या फिर पार्को से कुछ फीड होता है और कुछ जो है साउथ से आ रहा होता है नॉर्थ की तरफ। तो ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है कि जो वॉल्यूम्स या डेपोज में मौजूद है वो साउथ की तरफ है और वो पूरा उन क्वांटिटीज़ में जितनी आगे डिमांड है वो नॉर्थ तक नहीं पहुंचाया गया, या जहां पहुंचा भी है वहां से आगे डिस्पर्स नहीं किया जा रहा। तो नेचुरली इसमें अगर तो OMC वाला ख़ुद शामिल है तो वो फील कर रहा है कि अच्छा जी, मैं कराची में ये स्टॉक अगर मैंने होल्ड ही करना है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है, मैं कराची में ही होल्ड कर लूँ। या अगर किसी ने इलीगल स्टोरेजेस बनाई हुई हैं तो वो तो डिपेंड करता है कि कहाँ पे हैं, उस हिसाब से उसने स्टोर करना है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम KP में है, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और इस पे भी मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 48 घंटे में जो हमने एक्शंस लिए हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज रात ऑलरेडी हमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट की रिपोर्ट आना शुरू हो चुकी हैं और इंशाल्लाह अगले 36 घंटे में सैटरडे मॉर्निंग तक आप देखेंगे कि मेजर प्रॉब्लम जो KP में और कुछ पोर्शंस ऑफ पंजाब में है वो ख़त्म हो गई होगी। पॉकेट्स फिर भी शायद नज़र आएंगी और उनको नेचुरली हमें आइसोलेटेड बेसिस पे आइडेंटिफाई करके उनको भी हम एड्रेस करेंगे। सब मगर इसमें मसला है कि हुकूमत कहती रही, क्राइसिस बनता नज़र आ रहा था। आमतौर पर करती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जब कीमत बढ़नी होती है इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में इजाफे के बाद, तो ये पहली तारीख से पहले ने पता होता है हुकूमत इजाफे का ऐलान करेगी तो नहीं बेच रहे होते 12 बजे से पहले, ताकि महंगा बेचें, इन्वेंट्री गेंस हो। और जब कम होनी होती है तो कोशिश करते हैं अपनी इन्वेंट्री इस्तेमाल कर लें ताकि कम से कम इन्वेंट्री लॉस हो। ये इस दफ़ा क्या है कि हुकूमत कह रही है हम एक्शन लेंगे मगर इनको कोई परवाही नहीं है, इन्होंने स्टॉक भी किया हुआ है, होर्डिंग भी की हुई है, कमी नज़र आ रही है। शाहज़ेब, मैं आपको एक बात कहता जा रहा हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट की फुल रिजॉल्व है कि हमने जो भी हमें करना पड़ा, हमें मार्केट फ्लड करनी पड़ी हम फ्लड करेंगे, हमें स्टॉक सीज़ करने पड़े हम सीज़ करेंगे,
वी आर गोइंग टू ब्रेक द बैक ऑफ दिस वंस एंड फॉर ऑल। अदरवाइज़ ये हर चंद साल बाद ये टाइम ऐसा आता है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, हर चंद साल बाद ये सिलसिला होता है, ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम कई काउंट्स पे हम फील करते हैं कि इस वक्त इन्होंने कानून को, रेगुलेशन को और बिजनेस प्रैक्टिसेस को और कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस को वायलेट किया, एंड वी विल टेक वेरी सिवियर एक्शन। आई एम नॉट मिंसिंग माई वर्ड्स, वी विल नॉट लेट एनीबडी ऑफ द हुक ऑन दिस वन। पहली बात यह कि जब आपका 21 दिन की लाइसेंस रिक्वायरमेंट है तो अच्छे वक्तों में भी है और बुरे वक्तों में भी है। ये नहीं हो सकता कि अच्छे वक्तों में आप कहें जी ठीक है मैंने मेंटेन कर लिया, और बुरे वक्तों में जब आपको नुकसान हो रहा है या आपको नज़र आ रहा है कि पर लीटर आपको कोई लॉस आना है तो आप कहें नहीं जी मैं पूरा मेंटेन नहीं करूँगा। मतलब इन थियरी बिल्कुल ठीक बात है, मगर हुकूमत हर बात माफियाज पर डाल देती है। उमर अयूब साहब ने भी कह दिया माफिया हैं, मगर माफियाओं से लड़ना हुकूमती का काम है, आवाम को उनसे महफूज रखना। एक पूरा पैटर्न नज़र आ रहा था पिछले 8-10 दिन में, और जो मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा था, सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा था कि शॉर्टेज पैदा हो रही है, और जो इस वक्त पेट्रोल पंप्स हैं वो हाई ऑक्टेन महंगा बेच रहे हैं, और अगर कोई नॉर्मल पेट्रोल लेने भी आए तो उसको कहते हैं कि जी नॉर्मल पेट्रोल तो नहीं है, हाई ऑक्टेन डलवाना है तो डलवा लो, और हाई ऑक्टेन डाल रहे हैं। उसमें मसला ये कि वो ठीक है, हाई ऑक्टेन एक डीरेगुलेटेड प्रोडक्ट है, जब आपने पेट्रोल सस्ता किया तो उन्होंने वो महंगा रखा, वो महंगा रख सकते हैं, मगर डीरेगुलेट किया जाता है कंपटीशन के लिए, कार्टेलाइजेशन के लिए नहीं, और कार्टेलाइजेशन से बचाना आवाम को हुकूमत का काम है। आप लोगों ने नहीं बचाया, पीएसओ हुकूमती इदारा है वो भी साथ मिल गया, और ये महंगा बेचते रहे कार्टेल बना के, और आवाम की जेब से पैसे निकालते रहे, और कुछ नहीं किया हुकूमत ने। आप 100% दुरुस्त बात कर रहे हैं कि ये अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट है, लेकिन अनरेगुलेटेड का मतलब कार्टेलाइजेशन नहीं है। अगर 5-6 कंपनियां HOBC सप्लाई करती हैं और सारी मिलके एक ही कीमत तय कर लेती हैं तो इस पे कंपटीशन कमीशन को एक्शन लेना पड़ेगा। हम इस पे ऑलरेडी इंक्वायरी शुरू कर चुके हैं। चूँकि PSO हमारी अपनी कंपनी थी, स्टेट की आप समझ लें, ऑल्दो इट्स अ लिस्टेड इंडिपेंडेंट कंपनी, हमने इमीडिएटली उनको नोटिस भेजा कि आप हमें बताएं कि प्राइसेस नीचे आई हैं तो आपने HOBC को एडजस्ट क्यों नहीं किया। और आपने देखा होगा कि उसके 1-2 दिन बाद PSO ने HOBC को 15 रुपये कम कर दिया। अगर अब बाकी नहीं करती, इसकी हम मिनिस्ट्री के लेवल पे बिल्कुल इंक्वायरी करेंगे। अनरेगुलेटेड का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइसेंस है कार्टेलाइजेशन का और प्राइस सेटिंग का। अनरेगुलेटेड का मतलब है कि ठीक है किसी की 5 रुपये कम होगी, किसी की 10 रुपये ज़्यादा होगी, एक प्राइस की रेंज नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। अली बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस बात को यकीन दिला रहे हैं कि इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी और आइंदा इन्हें ऐसा कुछ नहीं करने दिया जाएगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक। पंजाब हुकूमत कोरोना के हवाले से वो इक़दाम कर रही है जिसकी वजह से लोगों में तशवीश है। डॉक्टर यास्मीन हाशिम साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस अपनी इंतहा की तरफ जा रहा है। अहम शख्सियात भी कोरोना वायरस की जद में आ रही हैं। आज नून लीग के सदर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है, और उनके बेटे सुलेमान शहबाज ने ट्वीट की कि नैब में पेशी के बाद शहबाज शरीफ को कोरोना हुआ है। इसके अलावा वो घर से बाहर नहीं निकले थे। खुदा न ख्वास्ता उन्हें कुछ हुआ तो हम चेयरमैन नैब इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। हमने कहा था कि स्काइप पर सवाल जवाब कर लें, लेकिन इनकार कर दिया गया। सुलेमान शहबाज की ट्वीट पर वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने भी ट्वीट की और कहा कि मौत और बीमारी अल्लाह की तरफ से होती है, कम से कम इस पर सियासत ना करें। हाई कोर्ट में करप्शन के जुलूस के साथ पेशी के बाद शहबाज शरीफ खुद इसके जिम्मेदार हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत की है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस पर अमल दरामद का खुद जायजा लेने का ऐलान किया है और खबरदार किया है कि जिस जगह पर SOPs की खिलाफ वर्जी होगी उसे बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों और अमवात की तादाद बढ़ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे के डेटा के मुताबिक रिकॉर्ड 26,573 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,834 में वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 1,19,536 हो गई है। 101 अफराद की मौत 24 घंटे में हुई। मरने वालों की तादाद 2,356 हो गई है। मुल्क भर में इस वक्त कोरोना से सबसे ज़्यादा जो सूबे हैं वो मुतासिर हो रहे हैं सिंध और पंजाब, मगर पंजाब हुकूमत ने होम आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाते हुए कोरोना वायरस के मरीजों के लिए जो बनाए गए क्वारंटीन सेंटर्स थे उन्हें बंद करना शुरू कर दिया है। लाहौर, जहां सूबे में कोरोना के सबसे ज़्यादा 22,749 मरीज़ हैं, 300 अमवात हो चुकी हैं, वहां डॉन की खबर के मुताबिक 6 सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं।
हालांकि माजी में तनकीद होती थी हुकूमत की इस पॉलिसी पर कि आपने इस तरह क्यों क्वारंटीन कर रहे हैं, लोगों को घर पर क्वारंटीन होने दें, तो पंजाब हुकूमत इसका दिफा करती थी। यहाँ तक यास्मीन राशिद साहिबा ने 19 मई को दुनिया के प्रोग्राम में कामरान खान साहब के साथ बात करते हुए कहा कि जो पंजाब में केसेस की तादाद सिंध से कम है उसकी वजह ही ये पॉलिसी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और साहबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ज़ाहिर तनकीद होती थी मगर आप इसका दिफा करती थी और आपने ये भी कहा कि दुरुस्त साबित हुई थी ये स्ट्रैटेजी। अब जबकि केसेस बढ़ रहे हैं आप क्वारंटीन सेंटर्स को बंद करने जा रही हैं, क्या वजह है? इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि एक्सपो सेंटर हमारा सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर है। अभी भी हमारे पास वहाँ कोई तकरीबन 200-300 पेशेंट्स इस वक्त लोग जो आइडेंटिफाई हुए हैं वो एसिम्टोमेटिक हमने उनको वहाँ रखा हुआ है, जिनके पास प्रॉपर अगर जगह नहीं है। मैं लाहौर की अगर सिर्फ बात करूँ, इसी तरह देयर आर एरियाज़ जो कुछ क्वारंटीन सेंटर्स जो बंद किए जा रहे हैं, दो सेंटर्स। पहले तो ये होता था कि जब फ़्लाइट से कोई लोग आते थे तो आप उनको क्वारंटीन सेंटर में जाके क्वारंटीन करते थे, उनके टेस्ट करते थे। टेस्ट करने के बाद आप उसके बाद आप उनका बाकायदा वहाँ अगर वो पॉजिटिव निकलते थे तो वहाँ रोक लेते थे या उनको ऑप्शन देते थे कि आप किसी प्राइवेट होटल में ठहर जाइए, लेकिन वी वर क्वारंटीनिंग दम। अभी जो पिछले दिनों में फ़्लाइट्स आई हैं उसके अंदर को तकरीबन 2000 से ज़्यादा जब टेस्ट किए तो उसके अंदर देखा गया कि तादाद जो अब बहुत सारे लोगों की बाहर से आ रही है वो कंपैरेटिवली कम इन्फेक्टेड लोग हैं। Now those quarantine centers are not useful for us because अब तो फ्लाइट से सीधे लोग घर ही जाते हैं उसी तरह जिस तरह पहले हम स्क्रीनिंग करते थे वो करके, क्योंकि अब जो बाहर से इन्फेक्शन आ रही है उसकी तादाद बहुत कम है कंपेयर टू जो अब हमारी अपनी लोकल ट्रांसमिशन है वो बहुत बढ़ गई है। ये बात दुरुस्त है आपकी कि जो बाहर से लोगों की रेट है पॉजिटिविटी का वो ज़्यादा नहीं है और डोमेस्टिक ज़्यादा है, मगर ये आप लोकल लोगों के लिए भी क्वारंटीन सेंटर्स की पॉलिसी आपकी यही थी। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं आप लोग उनका टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्क्रीनिंग कर रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद लोगों को जाने दे रहे हैं। एक छोटा सैंपल साइज होता है एक जहाज़ में, सबका अगर कर लिया जाए टेस्ट तो इसमें क्या हर्ज है? मेरा ख्याल है शाहज़ेब अब बाकी दुनिया के अंदर भी देखें, आपको मैं लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यूके। एक यूके के एडवांस मुल्क है, उन्होंने अपनी एक पॉलिसी रखी हुई है कि आप बाहर से आएँ और 14 दिन आप क्वारंटीन अपने आप को करें। दे डोंट टेस्ट देम ऑन द एयरपोर्ट। हालांकि हमारे से उनके बहुत बड़ी तादाद थी मरीज़ों की और लोगों की। उन्होंने अभी भी दे क्वारंटीन दे टेल देम कि आप देख लें उनकी ट्रैवल एडवाइजरी जो आई है उसके अंदर ये कि आप 14 दिन अपने आप को क्वारंटीन करें। आपको अगर कोई आए, यही बात हम लोगों को भी समझाते हैं कि आप घर में रहिए, आप बाहर से आए हैं, ये इंस्ट्रक्शंस उनको दी जाती हैं, प्लीज़ स्टे एट होम। और अगर कोई आपको सिम्टम्स आएँ, बिकॉज अब जो एडवाइस है जब आपकी लोकल ट्रांसमिशन इतनी फैल जाए तो सिम्टोमेटिक लोगों की टेस्ट होना चाहिए और जो सिम्टोमेटिक हो अगर वो पॉजिटिव निकले उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए। यही पॉलिसी इस वक्त हम हुकूमत पंजाब फॉलो कर रही है। वैसे मगर बरतानिया कोई आइडियल एग्जाम्पल हो नहीं सकती है क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर फैला और उनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद हो रही है, ऊपर से जितनी फ़्लाइट्स वहाँ जाएंगी, पाकिस्तान में तो बहुत कम तादाद आती है जिनका टेस्ट किया जा सकता है। मैं जानना चाह रहा हूँ बतौर हेल्थ मिनिस्टर, पहले आपके हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट आई जो कि पब्लिकली नहीं की गई और उस पर अमल भी नहीं किया गया, जिसमें लॉकडाउन का कहा गया था। अब WHO ने आपको लिखा है और ज़्यादा सख्त लॉकडाउन की बात की है, उसके बरक्स इकदाम हो रहे हैं, फिर ये क्वारंटीन सेंटर्स भी ख़त्म हो रहे हैं। बतौर हेल्थ मिनिस्टर, बतौर डॉक्टर, आप खुद मुतमईन हैं कि ये सही इकदाम हैं? देखिए, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। मैं आपके सामने WHO का ये लेटर रख रही हूँ। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी दैट दे आर एडवाइजिंग। उनका ये ख्याल है कि अगर हम इंटरमिटेंट लॉकडाउन और इंटरमिटेंट ओपनिंग करें ऑफ आर हाईली इन्फेक्टेड एरियाज़ तो हम ग्रेजुअली इसको नीचे ला सकते हैं। ये इसके ऊपर हम ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन इट, और पहले से ही काम कर रहे थे। मैं आपको, अगर आप पुराने प्रोग्राम्स मेरे देख लें तो उसमें मैं हमेशा कहा करती थी आपको कि लाहौर हमारा एपी सेंटर है। आई एम श्योर यू रिमेंबर इट फ्रॉम द प्रीवियस प्रोग्राम्स। आज के दिन में भी मैं इंसिस्ट करती हूँ कि लाहौर हमारा एपी सेंटर है। अगर मैं पूरे पंजाब की जो है इस वक्त इन्फेक्शन रेट अगर 45,000 है तो इस वक्त पंजाब के अंदर लाहौर जो है वो तकरीबन 22,000 के करीब पहुँचा हुआ है। सो लाहौर हैज़ टू बी ट्रीटेड सेपरेटली, the rest of Punjab has to be treated separately. Keeping this point in view, already हमारी जो पिछले 2 दिन से इसके ऊपर हमारे जो experts हैं they are already working on projections और extrapolation कर रहे हैं कि आगे किस तरह का हालात लाहौर में होंगे और बाकी पंजाब में किस तरह होंगे। और इस पर हम काम इसलिए कर रहे थे कि नंबर 1 हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि SOPs इम्प्लीमेंट हों।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन रशीद साहिबा मौजूद थी। आज इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया, कल बजट जारी किया जाएगा और आज डॉक्टर हफीज़ शेख साहब ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान की ग्रोथ मनफी होगी, मगर उनसे सवाल किया गया कि आप कह रहे हैं मनफी 0.4, IMF और वर्ल्ड बैंक 2.5% तक की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये नंबर तब्दील हो सकता है। मुख्तलिफ अदारों ने और मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने एक रेंज दी है एस्टिमेट्स की और ये यही जाहिर कर रही है। हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हैं कि कॉन्फिडेंस से, एतमाद से कह सकें कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। जो हमने नंबर्स यूज़ किए हैं ये हमारी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स या प्लानिंग कमीशन और जो नेशनल इकोनॉमिक बॉडी है हमारी NEC उसके हैं कि जी ये नेगेटिव 0.5% होगा। IMF ने जो नंबर इस्तेमाल किया था तकरीबन नेगेटिव 1.5%। वर्ल्ड बैंक की एक अभी हाल ही में एस्टिमेट आई है जो तकरीबन नेगेटिव 2.5% तक है। ये मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं, सबका डेटा जो है तकरीबन एक जैसा है, लेकिन वो मुख्तलिफ असम्पशंस लगा रहे हैं ऑन दी magnitude and severity and duration of the coronavirus। मेरे ख्याल में जब ये जून का साल मुकम्मल हो जाएगा तो हमें बेहतर अंदाज़ा होगा, क्योंकि कभी कभी कोई सरप्राइजिंग रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। जैसे आपने देखा कि मई के महीने में इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारी वो बढ़ी। मैं तो फ़कत एहतियात बरत रहा हूँ कि किसी भी नंबर के ऊपर बहुत ज़्यादा हतमी तौर के ऊपर रिलाय करने की बजाय हमें अपने को ओपन माइंडेड रखना है और देखना है कि किस अंदाज में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। यानी कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो मनफी और ज़्यादा हो सकती है, जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है। साथ ही उनसे सवाल किया गया तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले साल के मुकाबले में कि 3.3% बताया था कि GDP की तरक्की हुई है, बाद में 1.9% निकली। ये कहाँ होता है? तो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। पिछले साल का आपका GDP ग्रोथ को आपने रिवाइज किया 3.3 से 1.9%। मुझे दुनिया में कोई ऐसी मिसाल बता सकते हैं कि इतनी बड़ी रिवीजन हुई हो? ये शो नहीं करता देयर इज फंडामेंटली समथिंग रॉन्ग विद द स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान। पिछला साल यानी 2018-19 का जो एस्टिमेट था GDP का, उसमें जो डाउनवर्ड एडजस्टमेंट की गई इसकी तादाद जो है, इसकी जो अमाउंट है इतनी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप एक 9 महीने बाद एस्टिमेट लगा रहे हैं तो इट शुड वेरी बट नॉट बाय सच अमाउंट। आई एग्री विथ यू। इससे ये जाहिर होता है कि हमें इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट मज़ीद करनी चाहिए। अपनी जो डेटा कलेक्शन है ख़ुसूसी तौर पे फील्ड में जो कलेक्ट होती है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।